अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत। जी नाजरीन, 15 एडिशन जो है वो अपनी आबोताब के साथ इस वक्त जारी है और अब तक जो है वो शारजा और दुबई के स्टेडियम इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। अब तक के सिनेरियो की बात की जाए तो टोटल 3 मैचेस खेले जा चुके हैं और तीनों मैचेस में जो है वो बड़े ज़बरदस्त टाकरे देखने में आए। और कल अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस और अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस में वाज़े तौर का फर्क था, जो कि मैदान में सबने वाज़े तौर पर देखा। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी और जीत अपने नाम की। अफगानिस्तान ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक और एक थ्रेटनिंग टीम बनती जा रही है। पाक भारत की अगर बात करें तो पाक भारत भी यकीनन दोनों बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन अफगानिस्तान जो एक फॉर्म में नजर आ रही है, एक जो बैलेंस तरीके से खेल रही है, वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। और अगर एशिया कप के थोड़ी सी फॉर्मेट की भी बात करूं तो अब भी टीम्स के लिए रास्ते मौजूद हैं, मार्जिन मौजूद है, अब भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका भरपूर तरीके से अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान समझ चुकी है, ऑब्जर्व कर चुकी है और वो परफॉर्म भी करके दिखा रही है। हमारे साथ शो में मौजूद होंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद साहब। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी फिलवक्त एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। जी राशिद साहब। जी, मैच समरी बता रही है कि अफ़गानिस्तान की टीम हर शोबे में छाई हुई है। अगर हम बॉलिंग में बात करें तो 3 फुट 16 है मुजीबुर रहमान। राशिद खान दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, तो उन्होंने 22 रन देके 3 विकेटें हासिल की हैं। बांग्लादेश की तरफ से मुसद्दिक हुसैन हैं, जिन्होंने लाज रखी है किसी तरीके से बैटिंग की और 127 तक स्कोर लेके गए हैं, वरना 53 पे इनकी 5 विकेटें गिर गई थी। जब हम बैटिंग में बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की तरफ से नजीबुल्ला जदरान ने बनाए हैं 43, इब्राहिम जदरान ने बनाए हैं 42 और हज़रतुल्लाह जाज़ई ने बनाए हैं 23 रन। और बॉलिंग में इनकी तरफ से मुसद्दिक हुसैन ने 1 विकेट ली है। मुसद्दिक हुसैन एक अच्छा ऑलराउंडर बन के सामने है बांग्लादेश की तरफ से। गो टीम में बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस को अफ़गानिस्तान के पैशन ने हरा दिया है। अफ़गानिस्तान की डेडिकेशन है, अफ़गानिस्तान की टीम। अब ये कहते हैं ना कि बच्चे कभी तो बड़े हो जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान की टीम बड़ी हो गई है। साहब, अफगानिस्तान का तो पैशन जो है वो सभी देख रहे हैं और जबरदस्त पैशन दिखा रही है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम। राशिद साहब, इस पर क्या कहिएगा? कल का जो मैच हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर सबसे पहले फील्डिंग के बजाय जो है वो बैटिंग का फैसला किया, तो क्या समझ रहे हैं कोई क्लेवर मूव था उनका? देखिए, वैसे तो अब सब यही कर रहे हैं क्योंकि सेकंड बॉलिंग में एक ड्यू फैक्टर का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान है उसकी अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी बॉलिंग है। उनके पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर हैं और इस वक्त कहा जा सकता है, देखें, हर बच्चा बड़ा हो जाता है, तो अफ़गानिस्तान की टीम यकीनन अब वो बेबी ऑफ क्रिकेट नहीं है, बल्कि अब वो बड़ी हो गई है। और अब अगर जो है इस इवेंट में भी वो भारत को भी टफ टाइम दे सकती है, वो पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका काफ़ी मजबूत टीम है और उनको बहुत आसानी से शिकस्त दी है। लेकिन बात करेंगे कि T20 वो फॉर्मेट है जहाँ पे कुछ भी आप नहीं कह सकते। गेम डे में आपको कोई भी टीम हरा सकती है, हांगकांग आपको तंग कर सकती है। और हांगकांग की एक दिलचस्प बात बताऊं कि उनके जो कोच हैं ट्रेंट जॉनसन, वो हैं जो 2 अपसेट्स के में आयरलैंड की टीम का हिस्से थे। 2007 में जब पाकिस्तान को हराया उन्होंने और बहुत बुरी तरीके से हराया, और हमारे जो उस वक्त के कोच थे बॉब वुलमर, उनका इंतकाल हो गया और बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। और फिर 2011 में जब इंग्लैंड को हराया तो दोनों टीमों में ट्रेंट जॉनसन थे। लिहाजा अपसेट करने के जो माहिर हैं वो इस वक्त हांगकांग की टीम को कोच कर रहे हैं, तो लिहाजा हांगकांग को लाइटर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरी जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाती हुई आई है। फिर हांगकांग की टीम की बात करूं तो मैं हांगकांग की टीम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन हैं, कुछ मकामी लोग भी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडियन और पाकिस्तानियों की ही टीम है और लिहाजा स्टाइल भी सेम है। हांगकांग भी यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये बात करें अभी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान पहली टीम बन गई है सुपर 4 में क्वालिफाई करने वाली, क्या समझ रहे हैं कोई आने वाले मैचेस में थ्रेटनिंग टीम बन के उभरती हुई नजर आ रही है अफगानिस्तान की टीम? देखिए,
अफ़गानिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। अगर हम कहें कि वो अपनी सारी क्रिकेट यूएई में खेलती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनकी टीम कुछ ज़्यादा खेलती नहीं है। जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट अफ़गानिस्तान होस्ट करती है वो यूएई में ही करती है। यही शारजा के ग्राउंड है, यही दुबई के ग्राउंड है। जितनी भी लीग्स होती हैं उनमें अफ़गान खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये उनकी अपनी कंडीशन है, यहाँ के ग्राउंड्स को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ की कंडीशन को समझते हैं। लेकिन बात यह है कि ऑन द डे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है। दूसरी बात ये कि दुबई की जो विकेट है उस पर अभी आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये सीज़न है, ये बिफोर सीज़न शुरू हो गया है, लिहाजा आपको बाउंस नज़र आ रहा है। और बाउंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे अफ़गानिस्तान की टीम है या फिर जो इंडिया के बॉलर्स हैं वो फायदा उठा रहे हैं, ब्रेक जाने का कहा जा रहा है। जाते जाते बस आप मुझे ये जरूर बता दें, कल जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच शुरू होने से पहले ये राय देखने में आ रही थी, 50-50 की सिचुएशन थी कि जी दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा खेलेंगी और ये नहीं कहा जा सकता था कि कोई एक तरफ से परफॉर्मेंस होगी। तो ऐसी क्या चीज थी अफगानिस्तान के लिए जो उनको टॉप 4 में लेके आई है? देखें, अफगानिस्तान परफॉर्मर्स के साथ आया है और बांग्लादेश बड़े नामों के साथ आया है। परफॉर्मर्स और बड़े नामों में फ़र्क होता है। उनके बड़े नाम जो हैं हसन हैं, शकीबुल हसन हैं या दीगर लोग हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। वो या तो टीम में वापस आए हैं या इंजरी से जो है फिट होके आए हैं, लिहाजा वो परफॉर्मर नहीं है इस वक्त। अगर वो कहें कि इंजरी के बाद दोबारा टीम में आने का मतलब आपका न्यू डेब्यू ही होता है तकरीबन। और जबकि अफ़गानिस्तान की टीम के खिलाड़ी परफॉर्मिंग बेस पे हैं, अफ़गान परफॉर्मर्स को खिला रहे हैं, लिहाजा टीम में फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो जानदार तरीके से स्टेडियम में परफॉर्म करते हुए वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे और इंडिया और हांगकांग की भी बात करेंगे, साथ विराट कोहली का भी थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो है वो इंडिया और हांगकांग का मुकाबला होगा। यकीनन बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आएगा, लेकिन सबसे पहले कौमी टीम की बात करें। जी हाँ, कौमी टीम में ज़राए से ये खबर आ रही है कि कौमी टीम में कुछ तब्दीलियों का इम्कान है। ख़ास तौर पर बॉलिंग डिपार्टमेंट से ऐसी खबर है कि कोई तब्दीली, बड़ी तब्दीली होगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब। अनवार साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस पे? कुछ खबरें आ रही हैं कौमी टीम में तब्दीलियों का कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट से कोई तब्दीली होगी। देखें, बात तो सही है। अभी पिछले मैच में आपने देखा था कि नसीम शाह और इवन के अपने दूसरे भी जो तेज बॉलर हैं, दोनों तेज बॉलर जो है ना क्रैम्प का शिकार हुए हैं। तो हमारे पास जो चॉइस है ना, अभी पीछे एक हसन अली की बस्ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह को स्पेशली हारिस रऊफ या नसीम शाह, अब ये देखना ये है कि ये क्रैम्प वाली जो पोजीशन होती है ना, ये ज्यादा लंबी कोई तकलीफ देनी होती है। मगर आपने अगर रेस्ट भी देना है तो आप हसन अली को ट्राई कर सकते हैं। और मेरा अभी भी मानना यह है कि एज एन ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे फखर जमान को एज एन ओपनिंग बैट्समैन भेजें और उनके साथ अपने रिजवान को भेजें, और नंबर 3 जो है ना वो अपने बाबर आजम आए। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, क्योंकि देखें राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। प्लस फखर जमान जिस तरह नई गेंद पे और सर्किल में वो खेलते हैं, उनको अनवार साहब, बैटिंग में तब्दीली का इम्कान नहीं है, बॉलिंग की तरफ से आ रहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई तब्दीलियों का इम्कान है? देखिए, एक तब्दीली का इम्कान हो सकता है तो हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है हसन अली का इंक्लूजन है। हसन अली इस क्रिकेट के लिए जो है ना वो बहुत ही फ्रूटफुल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये नसीम शाह की इंजरी की नौयत का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई खबर नहीं है कि आया उनकी इंजरी कोई लंबी है या कुछ ऐसी टेम्पररी। अच्छा अनवार साहब, मैं आपको करेक्ट कर दूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं करेक्ट कर दूं कि नसीम को क्राइम थे और उन्होंने मेडिकल बोर्ड ने उन्हें ओके कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से हांगकांग का मैच है तो जो हम अपने बेंच स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। गो हमारे लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से हैदर अली, फिर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, और मिडिल ऑर्डर में जो हमने स्लॉगर रखे हुए हैं, एक्यूरेट बैटिंग नज़र नहीं आ रही, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए मेरी, अगर आप मेरी राय लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये टीम बिल्कुल ठीक है। हैदर अली को नहीं, क्योंकि इफ्तिखार देखें इज अ गुड पिंच हिटर। वो 7 ऑफ ब्रेक गेंद भी करते हैं मगर उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। खुशदिल शाह हैं, वो अच्छा फिनिशर हैं, और तीसरे आसिफ अली हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें हमें अभी आगे की क्रिकेट जो है ना, अभी वर्ल्ड कप भी है हमारा, तो हमें इनको टेस्ट एंड ट्राई घड़ी घड़ी नहीं करना चाहिए, इनको पूरा मौका देना चाहिए। ये कंटिन्यूअसली ये मैचेस खेलें। और मैं ये समझता हूँ कि एक चॉइस है जो सिर्फ एक बनती है, वो हसन अली की बनती है। वो अगर वो उसकी जगह पे कौन रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी फिटनेस को देखते हुए नसीम शाह को आप तो रेस्ट करा आपका सकते कहना है हैं कि अगले धानी मैच की के लिए। जगह हसन अली को ले आए? देखिए बात यह है कि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो उसमें से इफ्तिखार को या आसिफ अली को बिठा के, उनमें से किसी एक को बिठा के आप एक इंक्लूड कर सकते हैं। हसन अली को एज ए फास्ट बॉलर उसकी जरूरत भी है, वो अच्छी भली हिटिंग भी कर लेते हैं, और एक चॉइस भी है, बेस्ट फील्डर हैं, बेस्ट बॉलर हैं इस T20 फॉर्मेट के। पिछली उनकी कारकर्दगी इतनी खास नहीं रही है, मगर मैं ये समझता हूँ कि उन्हें आगे वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार होना चाहिए और उनको चांस देना चाहिए। अच्छा अनवार, दुबई की जो विकेट है ना, वो अभी स्पिनर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। शायद जैसे जैसे इसमें मैच ज़्यादा होंगे तो शायद स्पिन के लिए हो जाए। जैसे आईपीएल में हमने देखा है कि इब्तदाई मैचों में फास्ट बॉलर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, फिर जैसे जैसे मैच आगे चलते हैं तो जो है वो विकेट जो है स्पिनर्स के लिए अच्छी हो जाती है। तो हमने ऑलराउंडर सारे स्पिनर खिलाए हुए हैं, इफ्तिखार हो गए, खुशदिल हो गए, मोहम्मद नवाज यकीनन अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन हमारे स्पिनर जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे और इंडिया ने हम पे फास्ट बॉलिंग से अटैक किया था। तो अब जब हांगकांग के खिलाफ हम जा रहे हैं तो हमारे जो टीम प्लान है वो क्या होना चाहिए? देखिए बात यह है कि आपके पास चॉइस को इतनी जो है ना, कोई बहुत बड़ा कोई मतलब एक ऐसी चॉइस नहीं कि जिसकी रिप्लेसमेंट आपको इमीडिएटली उससे बेहतर मिल जाए। बस एक चॉइस जो अभी बाहर बची है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये हसन की जगह बनती है। उसमें आप एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर जो भी है, अच्छा वो अनवर उसको साहब, रिप्लेस कर ओपनिंग के सकता है। लिए क्या चॉइस रखी है? बिकॉज अभी मिकी आर्थर ने तो इस चॉइस को कैंसिल कर दिया है। देखिए मेरा अपना अभी भी ये ख्याल है कि फखर जमान के साथ ओपन करनी चाहिए रिजवान को, और हफीज इनको जो है अपने बाबर आजम बत्तीन आना चाहिए। अच्छा अनवार, हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर हम देखें 2021 के बाद से गो हम हमारे टॉप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो डॉट बॉल्स हैं ना, 55% डॉट बॉल्स हैं। अब 55% डॉट बॉल का मतलब है तकरीबन आप जो है 7 या 8 आवर्स जो हैं आप, बल्कि इससे ज़्यादा आवर्स जो हैं आप ज़ाया कर रहे हैं। उनको अगर यूटिलाइज़ किया जाए, डॉट्स बॉल्स पे तवज्जो दी जाए तो काफ़ी हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, बड़े स्कोर्स नहीं हो सकते। गो हम जीत जाते हैं क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद जो डॉट बॉल्स हैं, कोचिज़ को क्या इस पर काम नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो है इसमें ये लामा फिक्र वाली बात है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आपको जो ना वो स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा। और उसमें मैं ये समझता हूँ अभी भी कि फखर जमान इस टाइप का प्लेयर है कि वो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। तो लिहाजा ये है कि उसमें इनको ये चेंज करना चाहिए कि बाबर आजम नंबर 3 आ जाए और रिजवान। और देखिए लाइसेंस तो फिर आपको देना पड़ेगा, देखिए इसके बगैर आपका जो ना। अनवार, हम जो ना पावर प्लेस का जो है ना, जो टाइम होता है उसका सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान शायद बिल्कुल दुनिया की मैं वो आपकी बात टीम है को जो सेकंड पावर करता प्ले हूँ। अच्छा यूज नहीं कर रही। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो पावर प्ले का जो मकसद है ना, 6 ओवर का सर्किल में, जो हमें 6 ओवर में एटलीस्ट 50 से 60 रन तो एटलीस्ट करने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट। अगर जब ये आपको बेस नहीं मिलेगी तो फिर ये ना बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको एटलीस्ट हमारे जो भी कोचेज बैठे हैं, उनको मेक श्योर कराएं और उनको कॉन्फिडेंस दें ठीक है कि ठीक है ठीक है, आपने जो है ना ओपनिंग इस स्ट्राइक जोड़ी रेट से पर भी खेलना है। डिस्कशन करेंगे, साथ विराट की भी बात होगी। विराट के हवाले से कुछ रूमर सामने आ रहे हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अनवर साहब आप भी साथ रहिएगा और राशिद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन लेते हैं अभी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। नसीम शाह को ऐसी खबरें आ रही हैं कि आराम दिया जाएगा या फिर उनको ड्रॉप करने की भी कुछ खबरें सामने आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कुछ और बातें भी हो रही हैं। नसीम शाह की तारीफें भी सुनी जा रही हैं। जतेजा की एक कॉन्फ्रेंस है, आपको सुनवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैम्प्स नहीं आते तो हम हार जाते, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि T20 में लास्ट में तो कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है, तो चाहे कितना भी बड़ा बॉलर हो या कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर हो, तो लास्ट के 2-3 ओवर में कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है। तो मेरे ख्याल से बस वही इंटेंट था कि जितने भी रन आए वो 18-19 तक ज़्यादा रन कोशिश करेंगे, ताकि अगर लास्ट ओवर में जितने कम रन बच जाए उतना अच्छा है। और लकीली हमने जो ट्राई किया वही डिलीवर हुआ। और नसीम साहब मतलब अच्छे यंग तेज़ बॉलर है, अच्छे, उनको पता है कि उनको कौन से एरियाज़ में बॉल डालनी है और कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट क्या लाइन लेन डालनी है। तो मेरे ख्याल से उनके तीनों फास्ट बॉलर अच्छे थे, जो तीनों अच्छे एरियाज़ में बॉल डाल रहे, तो इतना ईजी नहीं था। ये कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी और इसमें कोई दो राय नहीं है। नसीम शाह ने जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। अनवार साहब से बात करते हैं। अनवार साहब, क्या कहिएगा? दूसरी जानिब से भी तारीफ़ें की जा रही हैं नसीम शाह की, यकीनन, और काबिल तारीफ़ हैं भी, लेकिन यहाँ हमारी जानिब से इस किस्म की बातें करना कि उनको ड्रॉप करने की खबरें सामने आ रही हैं, आराम का कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई दोस्ती का कोई इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है इसमें? देखें, ये एक लाडला ग्रुप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में काम कर रहा है, काफी अरसे से लाडला ग्रुप काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नसीम शाह को बिठाना इट्स ए क्राइम। वो इस वक्त जो ना, मेरी अपनी एक जाती राय और नाकिस राय है कि वो दुनिया का फास्टेस्ट तरीन बॉलर बन सकता है। जो शुएब अख्तर और ब्रेट ली वाला है, ये इस लड़के में इतने जरासीम है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बनेगा और वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर भी बनेगा। बशर्त ये है कि उसको विक्टिमाइज ना किया जाए और उसको उसका भी रिदम बना हुआ है, उसको भी ये मैचेस खिलाएं। क्योंकि ये क्रैम्प जो है ना, ये बहुत मामूली सी बात होती है, थोड़े रेस्ट के बाद और थोड़ा सा इनटेक वाटर वगैरह लेने से उससे वो ठीक हो जाता है। अब मसला सिर्फ यह है कि वही मैंने जो बाहर को ये कि वो लाडला ग्रुप काम कर रहा है और काम करता रहेगा, इसको बाहर अच्छा, करने का कुछ सेंस नहीं। अनवार साहब, ये लाडले ग्रुप जो हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में आप भी एक अच्छे बैट्समैन थे, क्लासी बैट्समैन थे, जो आपको जानते हैं, उनको पता है कि जब आप ग्राउंड में होते थे और जो आपकी कवर ड्राइव थी या आपकी जो स्ट्रेट आपके शॉट्स थे वो बेहतरीन थे, लेकिन आप भी कभी पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाए और 5000 से ज़्यादा रन बनाए आपने फर्स्ट क्लास में, लेकिन उसके बावजूद आपको कभी जो है टीम में लेने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो ऐसा तो पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे ख्याल से कब से चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नसीम शाह के मामले में मेरे ख्याल से हमारे पास इतने बड़े एक्सपर्ट्स की टीम है फिटनेस की, लेकिन नसीम शाह जब से आया है इन आउट हो रहा है, फिटनेस के मसाइल उसके आ जाते हैं, कभी उसकी कमर में तकलीफ हो जाती है, कभी उसके घुटने में तकलीफ हो जाती है। तो कितना मुश्किल है कि एक नौजवान खिलाड़ी के आप मसल्स नहीं बना सकते, और अगर आप मसल्स नहीं बना सकते तो आप स्पोर्ट्स बोर्ड की मेडिकल टीम में क्या कर रहे हैं? तो ये कौन लोग हैं जिनको आपने रखा हुआ है? असल में बात है कि सबकी रोजी लगी हुई है, सबके लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाखों और करोड़ों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर खर्च कर रहा है। देखें, अब बात है कि अगर आप वर्कलोड किसी इंसान को आप ये नहीं बताएंगे कि आप दुबई में खेल रहे हैं या नीदरलैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, सबका एटमॉस्फेयर, सबका ग्राउंड, सबकी पिचेस मुख्तलिफ हैं। ये तो उनका बोर्ड और ये जो थिंक टैंक जो बाहर बैठा है, जो फिटनेस की जो पूरी टीम, एक कबीला पूरा बैठा हुआ है, मतलब बॉलिंग फील्डिंग। अनवार, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहले बड़ा मुतालबा होता था, आपके ज़माने में बड़ा मुतालबा होता था कि एक प्रॉपर एकेडमी बना दी जाए। अब जब एकेडमी बना दी है तो एकेडमी में जब कोई खिलाड़ी जाता है, बजाय इसके कि वो बेहतरीन बन के आए, वो तो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप हमजा को देख लें, आप दीगर बॉलर्स को देख लें, मेरे ख्याल से कुछ नजर नहीं आ रही। साहब, चूंकि थोड़ा सा एक लास्ट मिनट चल रहा है इस डिबेट, ऑब्वियसली बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। अनवार साहब, बहुत माजरत आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी एक नसीम शाह की तो बात हो ही रही है उनको ड्रॉप करने की, लेकिन एक ये भी चीज़ सर्कुलेट कर रही है विराट के हवाले से कि विराट को कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, और कल इंजमामुल हक ने भी उनकी बैटिंग पे बड़ी तनकीद की। तो अनवार साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, विराट कोहली के बारे में तनकीद करना तो मतलब एक मैं ये समझता हूँ कि अक्सर एक मतलब मजा का खेल सी बात है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं क्योंकि उनकी करंट फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, मगर पिछले मैच में वो बैटिंग जो कर रहे थे वो वाला जो ना स्पार्क नजर आ रहा था जो विराट कोहली का,
मगर अनफॉर्चुनेट कि वो काफी टाइम से जो है ना वो लीन पीरियड से गुजर रहे हैं। मगर मैं नहीं समझता कि इंडियन टीम जो है ना उनको बाहर बिठाएगी, उनको खिलाना है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप तक उसको यूटिलाइज लेकिन करना है। अनवार, ऐसी लेकिन खबरें ये कि वोटर आज के प्लानिंग मैच में का शायद नहीं खेल रहे विराट। अच्छा, ये मुझे अगर आपको पता चल गया है तो वो अलग इशू है। मैं अपने समझता हूँ अगर इसे अपने वर्ल्ड कप तक कैरी करना था ठीक तो है, विराट ठीक है, को ठीक है। खिलाना वो तो चाहिए। ऑब्वियसली सामने आ ही जाएगा जब चीज़ें शुरू होंगी, स्टार्ट होंगी। विराट के हवाले से कुछ रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे, वो भी आपसे डिस्कस किए। इस डिबेट को कल भी जारी रखेंगे। अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका शुक्रिया। और साथ मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन, सर आपका भी शुक्रिया। आपका अब भी आप शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए GTV।